नमस्ते और इंडिया स्टेट स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा चलाया जाता है। रियासतों का विलीनीकरण हम सब जानते हैं, एक मुश्किल प्रक्रिया थी जिसके चलते नए राज्य 4 प्रशासनिक श्रेणियों पार्ट ए, बी, सी और डी में बढ़ गई। यह सीरीज मुख्य 3 कैटेगरी यानी पार्ट ए, बी और सी पर गौर करती है। पहले कुछ एपिसोड में हम भाग ए के अंतर्गत आने वाले राज्यों और उन्हें बनाने वाली रियासतों के विलय का पता लगाएंगे। मतलब वे राज्य जिनकी रियासतों को उनके संबंधित ब्रिटिश प्रांतों में मिला दिया गया था। इसमें सभी प्रकार की रियासतें शामिल थीं, जैसे कि बड़ौदा, कोल्हापुर जैसे बड़े राज्यों से लेकर संदूर जैसे छोटे और कम जाने पहचाने राज्य और गुजरात और उड़ीसा के छोटे राज्य। राज्यों के अधिकांश विलय समझौतों को, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के विलय समझौतों को एक तरह से प्रमाण बना के तैयार किया गया था और उनका प्रशासन प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। आइए अगले 11 एपिसोड में इनमें से प्रत्येक राज्य और राज्य समूहों की कहानी को अधिक विस्तार से सुनते हैं। ये सारे एपिसोड हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित हैं। इन आर्टिकल की मदद से हमने ये चर्चा तैयार की है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। तो जैसा हमने सुना, पार्ट ए राज्य वो थे जहां रियासतों को ब्रिटिश प्रांतों में मिलाया गया। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोल रहे हैं जिसके बारे में शायद कम बात होती है। पूर्वोत्तर के खासी पहाड़ी राज्य। इनका भारत में शामिल होना मतलब बाकी रियासतों जैसा बिल्कुल नहीं था। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी के वक्त इन राज्यों ने अपनी पहचान, अपनी स्वायत्तता कैसे बचाई और भारतीय संविधान में उन्हें वो खास जगह कैसे मिली। ये सिर्फ विलय नहीं था, कुछ और भी था। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल, ये मामला है भी बहुत दिलचस्प, क्योंकि ये दिखाता है कि भारत का बनना मतलब कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। सिर्फ सबको एक रंग में रंगना नहीं था, यहाँ स्थानीय इच्छाओं को भी जगह देने की कोशिश हुई। खासी राज्य इसका एक बढ़िया उदाहरण है। हमारे स्रोत बताते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का एक जनजातीय इलाका और इसमें करीब 25 छोटे बड़े राज्य थे। कुछ नाम याद आ रहे हैं, चेरा, खिरिम, माइलिम। हाँ, माइलिम या माइलहेम भी कहते हैं उसे। ये सब थे। और शासन, वहां राजा महाराजा वाला सिस्टम था। हाँ, शासक तो थे, सीएम कहलाते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ज्यादातर मामलों में उन्हें लोग चुनते थे। मतलब वो वंशानुगत वाली बात हमेशा नहीं थी। और हाँ, जानकारी ये भी है कि इनमें से कई ईसाई धर्म को भी मानते थे। चुना जाना ये तो काफी अलग बात है उस जमाने के हिसाब से। जी हाँ, दिखाता है कि वहां पहले से ही एक तरह की सामुदायिक भागीदारी की सोच थी। अब प्रशासन की बात करें तो ब्रिटिश राज में असम के गवर्नर ही इनके साथ संबंध देखते थे, क्राउन प्रतिनिधि के तौर पर। इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी हद तक असम प्रांत से जुड़ा था, लेकिन पूरी तरह मिलावा नहीं था। कुछ ब्रिटिश भारतीय कानून चलते थे और सीएमओ के साथ अलग से प्रशासनिक समझौते भी थे। अच्छा, और फिर आया 15 अगस्त 1947, भारत की आजादी। यहीं पे इनकी कहानी अलग हो जाती है। स्रोत साफ कहते हैं कि खासी राज्यों ने इस दिन भारत में विलय नहीं किया। ये तो बड़ी बात है, जब बाकी सब विलय कर रहे थे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम मोड़ था। आजादी के बाद भी कुछ समय तक पुरानी व्यवस्था ही चलती रही। असम के गवर्नर ही भारत सरकार की तरफ से प्रशासन देख रहे थे। फिर जब नए संविधान पर काम शुरू हुआ कि भाई इनका भविष्य क्या होगा, तब खासी लोगों ने, उनके नेताओं ने बहुत जोर दिया कि उन्हें अपनी पारंपरिक व्यवस्था बनाए रखनी है, अपनी स्वायत्तता चाहिए। वो असम में सीधे सीधे मिलने के सख्त खिलाफ थे। अपनी पहचान खोने का डर था उन्हें। तो अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने क्या किया? अकेले अकेले तो शायद आवाज दब जाती। सही कहा आपने। इसीलिए इन खासी राज्यों ने मिलकर अपना एक संघ बनाया, एक फेडरेशन। अच्छा, एक फेडरेशन, ताकि मिलके अपनी बात रख सकें। जी, और इस फेडरेशन ने फिर भारत सरकार और असम प्रांत के साथ एक समझौता किया कि जो मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वही चलती रहे, हाँ, कुछ अपवादों को छोड़कर। मतलब एक तरह से स्टेटस को बनाए रखने की बात हुई जब तक कोई नई व्यवस्था तय ना हो। ठीक है, ये एक तरह का अंतरिम इंतजाम हो गया। हाँ, कह सकते हैं। इसके बाद फिर असली विलय की प्रक्रिया चली। 1947 के आखिर और 1948 की शुरुआत में सीएमओज ने, मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी और फेडरेशन के तौर पर भी,
विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसे कहते हैं, और भारत के गवर्नर जनरल ने इसे फाइनली 17 अगस्त 1948 को स्वीकार कर लिया। 17 अगस्त 1948, तो इस तारीख को वो भारत का हिस्सा बन गए कानूनी तौर पे। हाँ, इस विलय पत्र से भारत की जो केंद्रीय विधायिका थी उसे खासी राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया, जैसे बाकी रियासतों के लिए मिला था। लेकिन कहानी में एक और पेंच था। जैसा हमने शुरू में कहा था, विलय पत्र तो साइन हो गया, पर उसके साथ एक और दस्तावेज था, संलग्न समझौता या एनेक्स्ड अग्रीमेंट। इसकी क्या जरूरत पड़ गई जब विलय पत्र था ही? ये क्या चीज थी? जी, यही संलग्न समझौता इस पूरे मामले को खास बनाता है। ये विलय पत्र के साथ ही था, पर इसका मकसद था उन चिंताओं को दूर करना जो खासी लोगों को थीं, अपनी स्वायत्तता, अपने रीति रिवाजों को लेकर। इस समझौते ने यह साफ किया कि विलय के बाद भी जो मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था है वो चलती रहेगी। मतलब जब तक कोई नई व्यवस्था आपसी सहमति से नहीं बनती। और इसमें सिर्फ बातें नहीं थी, ठोस चीजें थीं। क्या थी वो ठोस चीजें? किन बातों पर जोर था? देखिए, सबसे पहले तो न्याय व्यवस्था। तय हुआ कि खासी राज्यों का जो संघ है, फेडरेशन, वो अपना एक कोर्ट बनाएगा, सक्षम न्यायालय। अच्छा। और जो न्यायिक शक्तियां पहले पॉलिटिकल ऑफिसर के पास थीं, वो इस फेडरेशन कोर्ट को मिलेंगी, यानी न्याय पर स्थानीय नियंत्रण। अच्छा। और जो गैर खासी लोग वहां रहते थे, उनके लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रहनी थी। लेकिन यह भी था कि बाद में जब फेडरेशन कोर्ट ठीक से काम करने लगेगा तो पॉलिटिकल ऑफिसर की ये शक्तियां भी उसी को दे दी जाएंगी। ठीक है। न्याय के अलावा जमीन, जंगल, ये मुद्दे तो अहम होते हैं ऐसे क्षेत्रों में। बिल्कुल। और उनका भी जिक्र था। समझौते में कहा गया कि फेडरेशन को अपने इलाके के जंगलों के मैनेजमेंट और कंट्रोल का पूरा अधिकार होगा। ये उनकी रोजी रोटी और संस्कृति दोनों के लिए जरूरी था। साथ ही जमीन और पानी से जुड़े अधिकार और उनसे जो रेवेन्यू यानी आय होती है, वो भी समझौते का हिस्सा थे। यानी आर्थिक स्वायत्तता का भी ध्यान रखा गया। जी। और एक और मांग थी। फेडरेशन ने सरकार से कहा कि वो सभी खासी क्षेत्रों को एक साथ लाने में, मतलब उनके एकीकरण में मदद करे। तो कुल मिला के विलय तो हुआ, भारत की संप्रभुता मानी गई, पर साथ में एक डिटेल्ड समझौता हुआ जिसने स्थानीय स्वायत्तता, पारंपरिक संस्थाओं, संसाधनों पर कंट्रोल, इन सबको सुरक्षित किया। वाकई ये विशेष मामला है। तो फिर संवैधानिक स्थिति क्या बनी इनकी आखिर में? संविधान ने इसे कैसे देखा? हाँ, तो इस विलय और संलग्न समझौते के बाद संवैधानिक तौर पर खासी पहाड़ी राज्य संघ की जो स्थिति बनी, वो करीब करीब एक मुख्य आयुक्त प्रांत जैसी थी। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस जिसे कहते थे। मुख्य आयुक्त प्रांत, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब था कि ये इलाके सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते थे, किसी बड़े प्रांत का हिस्सा नहीं बनते थे। उनकी अपनी अलग पहचान बनी रहती थी। और इसी विशेष स्थिति को पहचानते हुए खासी राज्यों को और उनके पास के जयंतिया पहाड़ी जिले को मिलाकर भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया गया। 6ठी अनुसूची, हाँ, ये नाम अक्सर सुनते हैं पूर्वोत्तर के लिए, खासकर जब जनजातीय इलाकों की स्वायत्तता की बात होती है। हाँ। ये है क्या असल में 6ठी अनुसूची? और खासी जयंतिया पहाड़ियों के लिए इसके क्या मायने थे? देखिए, 6ठी अनुसूची संविधान का एक बहुत ही अनूठा हिस्सा है। हाँ। इसे खास तौर पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बनाया गया है। अच्छा। मकसद यही है कि इन इलाकों की जो अपनी खास सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है, जो परंपराएं हैं, वो बनी रहें और उन्हें स्वशासन का अधिकार मिले। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के लिए इसने एक अलग स्वायत्त जिला बनाया, संयुक्त खासी जयंतिया पहाड़ी जिला, यूनाइटेड खासी जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एक स्वायत्त जिला। हाँ। और इस जिले को क्या खास अधिकार मिले फिर? 6ठी अनुसूची के तहत इन स्वायत्त जिलों में बनती हैं जिला परिषदें, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, कहीं कहीं क्षेत्रीय परिषदें भी। और इन परिषदों को काफी अधिकार दिए गए हैं। बहुत सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, जैसे जमीन का मैनेजमेंट, जंगल, हाँ, रिजर्व फॉरेस्ट छोड़कर, पानी, खेती, गांव का प्रशासन, संपत्ति का बंटवारा, शादी, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज, इन सब पर वो कानून बना सकते हैं। काफी व्यापक अधिकार है ये तो। जी, और सिर्फ कानून बनाना ही नहीं, वो अपने इलाके में प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं, डिस्पेंसरी, बाजार, सड़कें बना सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। कुछ मामलों में छोटे मोटे केस भी सुन सकते हैं, मतलब न्यायिक काम भी कर सकते हैं, और लोकल टैक्स भी लगा सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये स्थानीय स्तर पर एक अच्छी खासी ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्तता सुनिश्चित करती है। तो ये वाकई एक विशेष व्यवस्था थी, उन रियासतों से बिल्कुल अलग जिन्हें या तो सीधे प्रांतों में मिला दिया गया या जिन्होंने मिलकर बड़े राज्य बना लिए। हाँ, बिल्कुल।
ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले कितने संवेदनशील थे। उन्होंने इस इलाके की खास परिस्थितियों को, उनके इतिहास को, उनकी इच्छाओं को समझा, महसूस किया कि एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता। सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा शायद यहाँ फिट नहीं बैठता। इसीलिए छठी अनुसूची जैसा एक लचीला सिस्टम बनाया गया। ये भारत की उस सोच का सबूत है, विविधता में एकता, जहाँ देश एक है पर अलग-अलग पहचानों और ज़रूरतों का भी सम्मान है। ये सिर्फ कानून नहीं, एक राजनीतिक समझदारी भी थी। तो अगर हम पूरी बात को एक साथ देखें, खासी पहाड़ी राज्यों की कहानी सीधी नहीं है। आज़ादी के फौरन बाद विलय नहीं, अपनी स्वायत्ता की चिंता जताई, एक फेडरेशन बनाया, फिर विलय पत्र साइन किया, लेकिन साथ में एक संलग्न समझौता भी, जिसने उनकी खास ज़रूरतों का ध्यान रखा। और आखिर में संविधान की छठी अनुसूची में उन्हें एक विशेष दर्जा मिला, जिसने उनके स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक जामा पहनाया। का कोई एक ही फॉर्मूला नहीं होता। अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग इतिहास के लिए अलग अलग समाधान हो सकते हैं। खासी राज्यों का मामला दिखाता है कि बातचीत से, एडजस्टमेंट से, स्थानीय इच्छाओं का सम्मान करके भी एक मजबूत देश बन सकता है, जहां विविधता को एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ताकत समझा जाता है। बिल्कुल, और ये सबक आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से ज्यादा। श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों की, उनकी खास पहचान, उनकी ज़रूरतों, उनकी प्रशासनिक इच्छाओं की बात करते हैं, तो स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने का ये ऐतिहासिक तरीका, ये खासी राज्यों का अनुभव हमें क्या सिखा सकता है? क्या ऐसे मॉडल आज भी काम के हो सकते हैं या उनकी अपनी सीमाएं हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।